When the world sleeps, India will awake to life and freedom. अभी जो आपने वीडियो देखा वो 15 अगस्त 1947 का स्पीच है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उस समय हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक हो गया था। पर क्या यहाँ के लोग डेमोक्रेटिक हुए हैं? लेट्स फाइंड दिस आउट इन दिस वीडियो। अगर सिंपल भाषा में डेमोक्रेसी को समझा जाए तो लोगों के पास अधिकार है कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। और वो अपनी सरकार कैसे चुन सकते हैं? वोट देके। डेमोक्रेसी में लोगों के पास वोट का पावर होता है। वोट से वो अपनी सरकार, अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी में दो तरह की सरकार होती है, पहली प्रेसिडेंशियल, दूसरी पार्लियामेंट्री। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें लोग अपने डायरेक्टली वोट करके अपने प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जो हमारी कंट्री में है उसमें लोग अपना लोकल एमपी चूज करते हैं और वो जीते हुए लोकल एमपी पार्लियामेंट में जाके अपना लीडर चूज करते हैं और वही लीडर प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। हमारी कंट्री में हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं करते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे जरूरी है वो है वोट देना। और वोट कैसे दिया जाए ये सालों पहले ग्रीक के फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेन किया है सोक्रेटिस और एडमेंटियस के बीच में हो रही बातचीत से। सोक्रेटिस जो डेमोक्रेसी को लेकर निराशावादी है वो एडमेंटियस से कहते हैं कि सोसाइटी को एक शिप की तरह मानो और वो शिप समुद्र में सफर के लिए जा रही है। अब किसे डिसाइड करना चाहिए कि शिप का कैप्टन कौन हो? क्या उन लोगों को नहीं डिसाइड करना चाहिए जो शिप वॉयज, शिप और ज्योग्राफी के बारे में जानते हो? एडमेंटियस ने कहा जी बिल्कुल। इस पे सोक्रेटिस कहते हैं तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हर पर्सन ये डिसाइड कर सकता है कि कंट्री का रूलर कौन होना चाहिए? इस बात पे सोक्रेटिस का जो पॉइंट है वो ये है कि वोटिंग एक स्किल है, कोई रैंडम थिंग नहीं है। और हर स्किल की तरह ये स्किल भी लोगों को सिखाई जानी चाहिए। आज के समय पे सोक्रेटिस रिलेवेंट है। क्यों? मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, आप खुद जज करिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल वोटर हैं कि नहीं। पहला सवाल, क्या आप अपने एरिया के एमपी का नाम जानते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप अपने एरिया के एमएलए का नाम जानते हैं? तीसरा सवाल, क्या आप अपने एरिया के वार्ड मेंबर का नाम जानते हैं? और चौथा सवाल कि आप वोट देते समय क्या दूसरे के बोलने पे वोट देते हैं कि आप खुद सोच के वोट देते हैं? पांचवा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो आप जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं क्या आप जानते हैं उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं या करप्शन के चार्जेस हैं और वो कितना एजुकेटेड है? अगर आप ये 5 बेसिक सवालों के भी जवाब नहीं जानते हैं तो आप अपनी कंट्री में बीमार डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। बीमार डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पे एक वोटर जो है जागरूक नहीं होता है। कुछ समय पहले हमारी कंट्री में ईवीएम हैक की बात चल रही थी। मैं कहता हूँ यहाँ ईवीएम नहीं, यहाँ वोटर हैक हो चुका है। क्योंकि अगर वोटर जिम्मेदार नहीं होगा तो वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चूज करेगा? इसलिए हमारी कंट्री में कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, मनी पॉलिटिक्स और पर्सन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। इसका फायदा सभी पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। क्योंकि ये सब नहीं होता तो आप ये जानते हैं कि आपके एरिया का एमपी, एमएलए और वार्ड मेंबर कौन है। और साथ ही ये जानते हैं इलेक्शन के समय जब आप उनको चुन रहे होते हैं तो उनके ऊपर कितने क्रिमिनल और करप्शन के केसेस है। मेरी आपसे अपील है कि आप एक जागरूक वोटर बने। इलेक्शन के समय पे अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो एलिजिबल है तो आप नोटा पे वोट करें। जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी जाके वोट कर दें। अगर आप नोटा को वोट करेंगे तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी ये देखेंगी कि जो कैंडिडेट से ज्यादा नोटा पे वोट आ रहा है तो वो सही कैंडिडेट अगले इलेक्शन में खड़ा करेगी। अब बात करते हैं रिफॉर्म की। पहला रिफॉर्म ये करना चाहिए जो नोटा का ऑप्शन है, अगर किसी भी एरिया में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाने चाहिए और उसी जगह पे अगली बार इलेक्शन चालू होने चाहिए, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज भी रिस्पॉन्सिबल होंगी और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में अच्छा कैंडिडेट पुट डाउन करेगी। दूसरा रिफॉर्म जो सबसे जरूरी ये है कि जब आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसी तरीके से अगर किसी भी पर्सन के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो इलेक्शन में खड़े होने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। अगर वो पर्सन कोर्ट के डिसीजन में बाद में निर्दोष पाया जाता है तो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने का अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरा रिफॉर्म यह है कि जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसके साथ में वो एफिडेविट देता है। एफिडेविट में वो सारी चीज सही लिखनी रहती है, पर अगर इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के समय वो चीज झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए और उस कैंडिडेट को इलेक्शन से डायरेक्टली डिबार किया जाना चाहिए। चौथा रिफॉर्म जो सबसे जरूरी है वो है डोर टू डोर कैंपेन। इलेक्शन कमीशन को डोर टू डोर कैंपेन करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि उन्हें वोटिंग करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए और किस तरह से वो अपने वोट करने चाहिए। इन रिफॉर्म से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक चेंज आएगा और हम एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको अगर मेरा वर्क पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।